पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म इस बात की है कि केंद्र की मोदी सरकार के अंदर जो गठबंधन है, जो घटक दल हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी बढ़ गई है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के गठबंधन के साथियों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो और बाकी के जो घटक दल हैं, वो घटक दल नरेंद्र मोदी के योजनाओं पर अपनी असहमति जता रहे हैं। अब उनकी असहमति से इंडिया गठबंधन में जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं। अब आप सोचेंगे कि इंडिया गठबंधन क्या करेगा, क्या मौके का फ़ायदा उठाएगा, क्या नरेंद्र मोदी से घटक दलों की नाराज़गी का वो फ़ायदा उठाएगा? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इंडिया गठबंधन तो जब से केंद्र में मोदी सरकार तीसरी बार बनी है, तब से इस बात को लेकर के वो तैयारी कर रहा है कि कौन सा ऐसा मौका आए और हम मौके का फ़ायदा उठा लें और अपना सरकार बना लें। 2024 में आपने राहुल गांधी का जो कद देखा है, वो पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आपने देखे होंगे कि 3-4 दिन पहले अभी इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से सी वोटर्स का सर्वे सामने आया था। उसमें ये बताया गया कि नरेंद्र मोदी से ज़्यादा राहुल गांधी की जो चर्चा है, राहुल गांधी पर जो सी वोटर्स के द्वारा आंकड़े दिए गए थे, राहुल गांधी का कद बढ़ गया था। तो ऐसे में क्यों ना राहुल गांधी को ही देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया जाए, इसकी तैयारी कांग्रेस कर रहा है। लेकिन ये सब संभव कैसे हो पाएगा? अलग अलग राज्यों में जो उनके संगठन हैं, जो गठबंधन है, उसमें बदलाव करने होंगे। शुरुआत बिहार से ही कर लेते हैं। 2024 चुनाव में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी बिहार में कम ही जगहों पर प्रचार प्रसार करने आते हैं। कई कारण हैं। यहाँ पर तेजस्वी यादव ने कमान संभाल रखा था, लेकिन कांग्रेस की जो चाहत थी, जो दिली ख्वाहिश थी कि बिहार में अपने वर्चस्व बनाएं, बावजूद इसके आरजेडी जो है वो उनसे हमेशा उनको नीचे रखता है। ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की ख्वाब कांग्रेस देख रहा था, लेकिन ये सब कुछ पूरा नहीं हो पाया। अब ऐसे में एक बार फिर कई तरह के बदलाव कांग्रेस करना चाहता है। तो क्या अब ये माना जाए कि कांग्रेस के संगठन में बदलाव होंगे? तेजस्वी यादव 2025 चुनाव में बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर पाएंगे, इस वजह से अपनी रणनीति तय कर रहा है। चर्चा गर्म में इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। कई प्रश्न हमारे मन में है कि आखिरकार कांग्रेस क्या करने जा रहा है। क्या रणनीति में बदलाव बाबा ऐसा कर देगा कांग्रेस, जिससे ऐसा लगता है कि 2025 का चुनाव कांग्रेस के लिए आसान हो जाएगा? रत्नेश, 2017 में जब नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन छोड़ करके एनडीए की तरफ शिफ्ट किए थे जी, तो हमने 4 लाइन लिखा था। अचानक से उसकी याद आने लगी है, क्योंकि उसी तरह का माहौल एक बार फिर से बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने लिखा था कि मिलेगी जब फुर्सत तो तुझे भी संवार लेंगे, मिलेगी जब फुर्सत तो तुझे भी संवार लेंगे, ज़रा ठहर जा जिंदगी तुझे भी गुजार लेंगे, ज़रा ठहर जा जिंदगी तुझे भी गुजार लेंगे। बहुत काम करने हैं अभी, बहुत काम करने हैं अभी, तेरा साथ चाहिए, भरोसे की हामी भर सारी उधारी चुका देंगे। सीधी सी बात है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें चाहे चर्चा जितनी भी हम लोग कर लें, लेकिन एक माहौल तो जरूर बन गया है। 2009 में जब चुनाव हुआ तो लगता था कि दोबारा वापसी नहीं कर पाएगी कांग्रेस, क्योंकि 2004 से 2009 तक का जो समय था उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए थे। एक रिसेशन आया था, दुनिया भर में ऐसा लगने लगा था कि मंदी का दौर छाया हुआ है, और जो सरकार चल रही थी उस पर दबाव बढ़ता जा रहा था कि सरकार को कैसे चलाना है, देश को डेवलप कैसे करना है, जो स्थिति है उससे नीचे गिरने नहीं देना है। मनमोहन सिंह ने संभाल लिया। 2009 में जब मनमोहन सिंह बन रहे थे प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया था, और वहाँ लोगों को लगा था कि वास्तव में सोनिया गांधी में राजनीतिक क्षमता है। 2009 में जब चुनाव हुए तब भी कहा जा रहा था कि बहुत कुछ नहीं बदलने वाला है, लेकिन कांग्रेस ने अपने काम के बदौलत मनमोहन सिंह को आगे करने के बाद इस देश को भरोसा दिलाया कि हमारे पास एक मौका और चाहिए, हम इस देश को बदल देंगे।
जगह पर ला करके खड़ा कर देंगे जहाँ इसको होना चाहिए। तैयारी भी हुई, सब कुछ हुआ। और ये भी काल ऐसा नहीं कहा जा सकता है, भाजपा भले ही कह दे कि वो काल गलत था, भ्रष्टाचार हुआ, देख कहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता है। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है तो ईडी को बंद कर दीजिए, आईटी को बंद कर दीजिए, सीबीआई को बंद कर दीजिए। अगर नहीं ये सब काम हो रहा है तो सबकी जरूरत क्या है, काहे फालतू लोगों का पैसा इसमें खर्चा करवा रहे हैं। ये सब डिपार्टमेंट को बंद कीजिए, निजी हाथों में सौंप दीजिए कि जहाँ जिसके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है भाई अपने यहाँ अपने जांच एजेंसी में ढाक कर आइए। इतना सारा काहे खर्च करना है। लेकिन भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार होता है, क्राइम होता है, जिसके चलते ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का ऑरा आया, 2014 के चुनाव से पहले 9 और 14 के बीच में बहुत बार कहा गया, सोनिया गांधी को बहुत लोगों ने समझाया कि मनमोहन सिंह अस्वस्थ हो गए हैं, शरीर उनका गिरते जा रहा है, ठीक है क्षमता उनमें है, आपने एक बड़ा त्याग किया है, लेकिन अब मौका आ गया है कि मनमोहन सिंह को स्वास्थ्य लाभ के लिए बैठाया जाए और राहुल गांधी को मौका दे दिया जाए। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के रूप में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं ये 2-3 साल में लोग जान भी जाएंगे। सोनिया गांधी नहीं मानी और न राहुल गांधी माने। उन्हें लगता था कि नहीं, ऐसा करने से एक गलत इंप्रेशन जाएगा, गलत संदेश जाएगा, और उन्होंने अपने आप को रोक लिया। लाख कहने के बाद लगभग ये तय हो चुका था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे। मनमोहन सिंह लगातार अस्पताल में रह रहे थे, लेकिन ये सब नहीं हुआ। यहाँ भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया और ऐसा गांधी परिवार समझ रहा था कि इस देश में उन्होंने जो, उनके पूर्वजों ने जो देश की आज़ादी में अपना योगदान किया है, कई आपने देखा हो कुर्बानियाँ देनी पड़ी है, चाहे वो इंदिरा गांधी की कुर्बानी हो या फिर राजीव गांधी की कुर्बानी हो। इन कुर्बानियों को लेकर के ये परिवार जो है कभी भी उसका रिटर्न नहीं मांगा है। जो हो गया सो हो गया, देश के लिए कुर्बान हुए, देश की सेवा करने में गए, ये अलग बात है। अब इसके बाद 2014 से जो स्थिति पैदा हुई और राहुल गांधी का वो फैसला जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से अपने आप को रोका, ये फैसला उनका आज के डेट में लगता है कि सही नहीं। हमारे जैसे पत्रकार जो समझते हैं, मतलब बनना चाहिए तो उनको बनना चाहिए था। उनके सर पे, उनके माथे पे जो पप्पू का ठप्पा लगा था वो नहीं होता, क्योंकि 2014 से लेकर के 2024 के बीच में इन 10 सालों में उन्होंने पप्पू का ठप्पा तो अपने ऊपर से उतार लिया है। जिस तरह से उन पर हमले हो रहे थे और जिस तरह से उनकी पार्टी टूट रही थी, लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आप देखते हुए कि धड़ जगह छोड़ रहे थे, अलग अलग जगह आप देखिए कि बनी हुई सरकारें गिर रही थी कांग्रेस की। तो ये वो समय था, लेकिन ये समय बदला है। इस बदले हुए समय में एक बात तो साफ नजर आती है कि अगर बिहार की दृष्टि से देखें तो तेजस्वी यादव जिस तरह से मेहनत किए 2024 के चुनाव में, रत्नेश, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम आपसे सवाल पूछते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को मुझे लगता है कि मेहनत तो उन्होंने ज़बरदस्त किया है, लेकिन रणनीति उनकी सही नहीं रही। आपने बाबा देखा कि महागठबंधन के कई दिग्गज नेताओं को बिहार बुलाकर प्रचार करना चाहिए था। बीजेपी ने जहां उड़ीसा के सीएम को बुलाकर, पता नहीं और अन्य जगहों के सीएम, केंद्रीय मंत्रियों को बुलाकर प्रचार प्रसार कराई, तो तेजस्वी यादव को भी राहुल गांधी को बिहार पर फोकस करवाना चाहिए था। उनकी सभाएं बिहार में लगानी चाहिए थी। टिकट बांटने में भी तेजस्वी यादव फेलियर रहे। टिकट ऐसे ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने दे दिया जिस पर हम लोग भी मतलब आश्चर्यचकित कर रहे थे कि क्यों ऐसा फैसला वो ले रहे हैं। जी। हमें तो ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी को 2024 जीतना ही नहीं है। इसी सवाल के जवाब में रत्नेश एक और सवाल खड़ा होता है कि बिहार में तेजस्वी यादव को पूरा दारोमदार दिया हुआ था, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में अखिलेश को दिया हुआ था, बिल्कुल दिया हुआ था, पश्चिम बंगाल में मायावती को था, और देश भर में ममता बनर्जी को, और देश भर में राहुल गांधी को दिया हुआ था। किसका प्रदर्शन सबसे बेहतर हुआ या किसने कितना प्रदर्शन किया, और उसमें तेजस्वी यादव का ग्राफ कहाँ है? देखिए, प्रदर्शन के मामले में देखा जाए तो राहुल गांधी टॉप पर हैं। उसके बाद अखिलेश यादव आते हैं, उसके बाद ममता बनर्जी आती हैं। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पर भले ही घूमे, केक काट लें कि हमने 200 से ज़्यादा सभाएं की हैं, लेकिन ग्राफ उनका अभी भी प्रचार प्रसार के मामले में बहुत नीचे है। ऐसा तो नहीं लग रहा था कि मैंने यहाँ कुछ अलग चुनाव हो रहा था और जगह कहीं अलग चुनाव हो रहा था। बिल्कुल चुनाव यहाँ भी था। नीतीश कुमार बैकफुट पर थे, इससे कोई दो राय नहीं था। नीतीश कुमार को इस बात का शक था कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों ने ये रिस्क नहीं लिया कि नए लोगों को चांस दिया जाए। यहाँ तक तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और अखिलेश मिल करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिए थे। तो अब क्या था कि उस बात को आगे कंटिन्यू करना था। जिस तरह से
लालू प्रसाद ने एक अपना बना बनाया एम्पायर जो है वोट बैंक का, वो तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप दिया। उसको सहेज कर समेट कर रखने में कितना सफल हुए ये सबको जानते हैं। 2015 से लेकर के अभी तक का अगर आंकड़ा आप देखें तो एक बात साफ लगती है कि ठीक है, डोमिनेट जरूर कर रही है राष्ट्रीय जनता दल, और डोमिनेट तो पिछले 3 दशक से कर रही है। मैं चर्चा भी कर रहा था इस खबर के पहले आपसे, उसमें मैंने बताया था कि 30 साल से लगभग 3 दशक से इस बिहार में कांग्रेस सरवाइव कर रही है। कांग्रेस सिर्फ इस 3 दशकों में एक बार अपना सर उठा करके और मजबूती के साथ लालू प्रसाद के सामने खड़ी हुई थी। बाकी समय में खड़ी हुई होगी लेकिन अपनी बात पर मना नहीं पाई। वो उसकी मजबूरी थी कि अपने गठबंधन को यानी लालू प्रसाद को छोड़ करके उसने अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये एक अलग मैटर है, लेकिन इस मैटर में गठबंधन में रहते हुए यदि कोई किसी को मजबूर करे और अपनी शर्तों पर ला करके खड़ा करे, वो समय कभी भी इन 3 दशकों में कांग्रेस के लिए नहीं आया है। कांग्रेस ने 2015 में जब प्रदेश अध्यक्ष थे अशोक चौधरी ने ये साबित कर दिया कि वास्तव में कांग्रेस जो है सबसे पुरानी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, और कांग्रेस जो चाहेगी वो करेगी। इसका फायदा पूरे गठबंधन को मिला और गठबंधन की सरकार बनी। नीतीश कुमार भी 71 सीट पर जीत करके आए, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद 80 सीट जीत करके आए, और खुद 41 में से 27 सीट जीत करके अशोक चौधरी भी दिए। यानी कि राहुल गांधी के लिए एक स्वर्णिम अवसर पैदा करने की कोशिश 2015 में हुई, और तब हुई जब 2014 में बड़ी करारी हार हुई थी। तो मतलब देखा जाए तो वो काल जो था वो मुझे लगता है कि कांग्रेस के संगठन में बदलाव की वजह से हुए थे। 2 बात उसमें हुई जी। पहली ये कि केंद्रीय नेतृत्व ने अशोक चौधरी के ऊपर जो दांव लगाया वो दांव सही था। अशोक चौधरी ने एक टीम बनाई, वो टीम मजबूत टीम थी। अशोक चौधरी ने जमीन से उन लोगों को आइडेंटिफाई करके अपने पास जोड़ा जो लोग हाशिए पर अपने आप को समझ रहे थे। और कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि सबसे मजबूत कैडर बेस्ड पार्टी है कांग्रेसी जो होगा वो कांग्रेसी कभी भी कुछ भी इधर उधर नहीं कर सकता है। वो कांग्रेस के लिए जीता और मरता है। अब मैं कई कांग्रेसियों को जानता हूं, पुराने कांग्रेसियों को, जो आज भी रोते हैं कि आज कांग्रेस की क्या स्थिति हो गई है। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के जिस तरह से बिहार की अगर बात करते हैं, बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव के ग्राफ गिरने से कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर भी दबाव पड़ा है। और वहीं एक और बड़ी बात हुई है कि कांग्रेस अब उस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है कि 2024 में हम क्या गेन किए, क्या पाए, क्या खोए। इस महागठबंधन और इंडिया गठबंधन हिसाब किताब करने में लगी हुई है। और इस हिसाब किताब में एक नाम बहुत तेजी से आ रहा है, अखिलेश सिंह का। अखिलेश सिंह के साथ अगर बात की जाए तो इधर आपने एक खबर आप ही चर्चा कर रहे थे मेरे साथ कि अखिलेश सिंह को लेकर के, उनके फैसलों को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे जो वर्तमान अध्यक्ष हैं पार्टी के, मतलब उन्होंने एक कमेटी के लिए एक लिस्ट भेजा था कि हम संगठन में बदलाव करना चाहते हैं, ये कमेटी की लिस्ट हमारे पास है, मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया जाता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे सिरे से नकार दिया, बोला कि नहीं, ये व्यक्ति नहीं बनेंगे। अब हम लोग तय करेंगे कि बिहार में कौन कौन बैठेगा। और मुझे बाबा आप जैसा कि ये मतलब चल रहा है कि अखिलेश सिंह खुद उनके कुर्सी के ऊपर तलवार लटक रही है, तो क्या वाकई में ऐसा है कि अखिलेश सिंह को भी बदल दिया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, अखिलेश सिंह जो है मजबूरी के अध्यक्ष थे। अच्छा, एकदम बिल्कुल मजबूरी के अध्यक्ष थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको पार्टी चाहती थी कि वो अध्यक्ष बन करके बहुत कुछ कर लें। एक उनको मौका दिया गया था जिस मौके को भुनाने में वो सफल नहीं हुए। जी, असफल हो गए। अब आप कहेंगे कि 2015 में 41 सीट मिला, 2020 में तो 70 सीट लिया था कांग्रेस ने। बिल्कुल 70 सीट मिला था 2020। लेकिन 70 सीट किस परिस्थिति में मिला था? कई साथी छोड़ करके चले गए थे। जीतन राम मांझी छोड़ के चले गए थे, उपेंद्र कुशवाहा छोड़ के चले गए थे, बेइज्जत करके मुकेश सहनी चले गए थे बीच मीटिंग से। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, बीच में बेइज्जत करके चले गए थे कि पीठ में खंजर भोगते हैं। तो आप किसको सीट देते हैं? अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने इनके माथे पर मर दिया और ऐसी सीटें दिया जो कंफर्म हार था। कंफर्म हार था। लगातार 10-10 साल 20-20 साल से जो जीतते आ रहे हैं, 5-5 4-4 चुनाव जो जीतते आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट में कांग्रेस लड़ेगी। और जहाँ विन विन कंडीशन है वहाँ राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी। काहे राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीट आया? इसीलिए ना आया, कुछ अलग तो बदल नहीं गया था 2019 और 2020 में। नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं
कि कांग्रेस के लिए एक अलग अपने आप को रिवाइव करने का समय है। 2024 के चुनाव से पहले भी मेरी कांग्रेसी कई नेताओं से बातचीत हो रही थी। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि हमें अलग होकर के अपने लिए, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लोगों के लिए अलग से कोई स्ट्रेटजी बना करके अपनी प्रतिष्ठा को पुनः वापस करने के लिए अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। अपने हिसाब से कोई गठबंधन करना पड़ेगा, किसी के द्वारा थोपे गए गठबंधन को नहीं। और अखिलेश सिंह 2019 की बात कर लें तो अपने पुत्र के लिए उन्होंने RLSP का गठबंधन कराया महागठबंधन से। कुशवाहा की पार्टी का 2024 में उन्होंने मुकेश सहनी का गठबंधन कराया महागठबंधन से, क्योंकि उनके बेटे को जगह मिल सके, सीट मिल सके। कांग्रेस में तो 9 को सीटें मिला था, किसको देते क्या करते उसके लिए भी वो काफ़ी लंबे समय तक किए थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस गठबंधन कराने और सब कुछ करने के साथ साथ एक गठबंधन में रहते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने जो न्याय है वो नहीं किया। कई ऐसे लोग थे जो जीतने के कंडीशन में थे और वहाँ टिकट के बंटवारे में बहुत उलट पुलट हुआ। ये बाबा इनके ऊपर एक आरोप लगते रहा है कि अखिलेश सिंह मतलब जो विश्वास इनको दिया गया था कमेटी की तरफ से, वो विश्वास वो कायम नहीं कर पाए, अपने परिवार को बढ़ाने में आगे लग गए। जैसा कि इस बार के चुनाव में भी हुआ, उन्होंने महाराजगंज से उनको उतार दिया, आकाश सिंह को, अपने बेटे को। तो ये इनके ऊपर आरोप है कि ये मतलब अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी पर ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव ने ये कह दिया मंच पर कि ये तो हमारे वजह से आज बने हुए हैं, जो भी हैं, हमने ही पैरवी किया है। रत्नेश, कांग्रेस के जो लोग हैं, आप लोगों ने भी देखा है, कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के रियल कार्यकर्ता जो हैं, रियल उनके कैडर बेस्ड जो लोग हैं, आप 2015 से लेकर के 2017 तक की कांग्रेस को देखिए। आप जाइए तो गर्मी के दिन में आपको हर ऑफिस का रूम लोगों से भरा हुआ रहता था। ठंडा के दिन में आप बाहर देखिए, लॉन में लोग कुर्सी लगा करके बैठे रहते थे। आज कांग्रेस में आप जाइए तो खोजने से ये आदमी आपको नहीं मिलेगा, एक प्रवक्ता तक नहीं। ये एक सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस अपने आप को चाहे जितना भी कर ले, लेकिन बिहार में कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो रहमो करम पे चल रही है लालू प्रसाद के। तेजस्वी यादव के फैसले के ऊपर उनका कोई फैसला नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव ने कह दिया बैठिए तो बैठिए, उठिए तो ये उठिए। हालांकि यही स्थिति एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार के सामने है, लेकिन नीतीश कुमार इस तरह की बातें नहीं करते हैं। नीतीश कुमार को पता है कि बराबर का दर्जा देंगे तभी कुछ होगा। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आने वाले 2025 के चुनाव के लिए 2024 में हुआ उसकी तो चर्चा हम कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने और राहुल गांधी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के और भी घटक दलों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी को जमकर टक्कर भी दिया। बिल्कुल। लेकिन बिहार में ये करने में कहीं ना कहीं सफल नहीं रहे तेजस्वी यादव। और इसके पीछे का कारण जो भी हो सकता है आगे वो अपने आप को रिवाइव करके और अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन 2025 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने सोचना शुरू कर दिया है कि वो अपने हिसाब से, अपने अनुसार, अपने आइडियोलॉजी पे कैसे चुनाव लड़ेगी और कैसे गेन करेगी, सत्ता में कैसे उसकी भागीदारी होगी, या फिर कैसे वो अपना सीट बढ़ाएगी। 70 में से मात्र 19 सीट आया है और ये 19 सीट आने का मतलब है कि कांग्रेस बहुत पिछड़ी है। बिल्कुल। क्यों पिछड़ी है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब 2025 के लिए कांग्रेस अपने नए तेवर के साथ बिहार में उतरना चाहती है। अगर ज़रूरत पड़े तो वो महागठबंधन छोड़ करके, यानी लालू प्रसाद तेजस्वी यादव का साथ छोड़ करके किसी नए गठबंधन की तरफ सोच सकती है। इसके लिए बहुत तरह की तैयारियां चल रही हैं। जी, कौन हो सकता है? पहली तैयारी कि अगर चिराग पासवान और उनकी टीम के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा, जो कि लगता है कि अच्छा रिश्ता रहेगा, क्योंकि चिराग पासवान ने जो एक्शन लिया है अपने एक कार्यकर्ता, अपने जिलाध्यक्ष पर, इमाम गजाली पर, वो साफ लगता है कि वो एनडीए छोड़ने और एनडीए से किसी भी तरह का मतभेद करने के लिए तैयार नहीं है। ऑफिशियल बयान भी बिल्कुल हर परिस्थिति में वो एनडीए के साथ हैं। और क्यों नहीं रहेंगे, उनके 5 सांसद हैं और 5 सांसद के साथ वो केंद्र में मंत्री भी हैं। आगे 2025 के चुनाव में भी उनको संभावनाएं दिखती हैं कि आगे हम रहेंगे तो सरकार में शामिल होंगे, तो वो नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट कम हो जाता है। आगे आप चिराग पासवान के साथ नहीं जोड़िए कांग्रेस को, लेकिन आप अन्य लोगों के साथ जोड़ सकते हैं। मुकेश सहनी अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं, क्या डिसीजन लेंगे ये आने वाले 2025 के चुनाव को देखते हुए। कभी कहा जाता है कि कांग्रेस में जाएंगे, कभी कहा जाता है कि वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे, कभी कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन में भाई हैं तो कहाँ जाएंगे। ये सारी परिस्थितियां बनी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में अगर मुकेश सहनी की बात की जाए तो वो
इंडिया गठबंधन के पार्टनर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के एलाइंस पार्टनर, माने अलायंस विद इन अलायंस बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी, अब तो सर्टिफिकेट उनको मिल गया है, तो असली उनका रंग जो है अब देखने को मिलेगा। सर्टिफिकेट 2 साल का मिल गया है, अब इसके बाद उनका रंग दिखेगा, धीरे धीरे करके उनका बयान आप देखिएगा बदलेगा, और बदलना शुरू भी हो चुका है। कुछ बयान उन्होंने दिया है, जिस बयान को लेकर के अब आगे उनको खाली मंत्रिमंडल तक का इंतजार है। मंत्रिमंडल में जिस दिन शामिल होंगे उस दिन वो भी 2025 के चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो व्यक्ति मंत्री रहते हुए अपनी कुर्सी त्याग सकता है अधिक सीटों के लिए, तो ये सब चीज़ तो सामान्य सी बात है। वो भी इंतजार कीजिए, हो सकता है कि कांग्रेस जब सर्वाइवल के दौर में हो और जिस तरह से कद बढ़ा रहे हैं अपना राहुल गांधी, उस तरीके से कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़ा होने के लिए कांग्रेस अपना एक अलग से तैयार करेगी। तो निश्चित रूप से बिहार के उसके संगठन में बदलाव होगा। अलायंस करने की बात है तो प्रशांत किशोर खड़े हैं जी। प्रशांत किशोर तो कह तो रहे हैं कि 243 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे? हमारी मुलाकात कल ही प्रशांत किशोर से हुई, बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुई जी। प्रशांत किशोर ने बिहार बदलने का एक ठेका लिया है, संकल्प लिया है। उस संकल्प के साथ वो हैं, कितना कर पाते हैं ये अलग बात है, मेहनत तो कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन सब बातों के साथ अगर मौका मिलता है तो वो किसके साथ अलायंस करेंगे? तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ वो नहीं जा रहे हैं। अब बचा कौन? तो भाजपा और कांग्रेस, या उसके अलावा छोटी छोटी पार्टियां, जैसे आप चंद्रवंशी की बात कर लिए, विद्यापति चंद्रवंशी हैं, उनकी भी छोटी पार्टी है AJPR, उनको भी 3-4 जो भी सीटें उनको चाहिए वो दे देते हैं, तो वो भी एक अलायंस का पार्टनर हो सकते हैं। उसके बाद अमित सिंह की एक पार्टी है, बिल्कुल, उनको भी आप उस समय दे सकते हैं। YSD है, उसको दे सकते हैं। एक माली की पार्टी है, पृथ्वी माली की, उसको भी दे सकते हैं। यानी छोटे छोटे दलों को, अभी कई दल उनके साथ विलय भी कर गए। कल ही आपने देखा कि अपनी पार्टी का विलय पहले किया उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में देवेंद्र यादव ने, जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और कल वो PK के साथ चले आए। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय करने का दोष पूरा का पूरा मढ़ा, राष्ट्रीय जनता दल की परिवार की पार्टी हो गई है। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि एक तीसरा मोर्चा जरूर बनेगा, और इस अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो प्रशांत किशोर किसको किसको अपने साथ लेंगे, उसमें कांग्रेस की सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। प्रशांत किशोर की प्रायोरिटी में कांग्रेस सबसे पहले होगी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी भी है और उसके साथ एक टप्पा भी लगेगा, और मतलब ऑरा भी तो बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो ये सभी चीजें घुमा फिरा करके इस बात की तरफ इशारा करती है कि बिहार का नेतृत्व और अखिलेश सिंह के फैसले को, उनके आग्रह को ठुकराना केंद्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। संगठन में बदलाव करने की बात हो या अन्य चीज हो, पप्पू यादव वाले मैटर में पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। अगर आज पप्पू यादव को कांग्रेस अपना सिंबल दे दी होती तो आज जो स्थिति था उसमें कांग्रेस की एक और सीट होती। लेकिन लालू प्रसाद ये बात जानते थे कि वो कांग्रेस से सिंबल पे ही लड़ेंगे, मिले भी थे लालू प्रसाद को, लेकिन अखिलेश सिंह के माध्यम से लालू प्रसाद ने खेल कर दिया, और अखिलेश सिंह अक्सर इस तरह का खेल करते देखे गए हैं, पाए गए हैं, पहले भी करते रहे हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के बिहार में एक बड़ा परिवर्तन कांग्रेस करने जा रही है, और 2025 के पहले ये परिवर्तन मल्लिकार्जुन खड़गे के एंड से जब हो रहा है तो उसमें राहुल गांधी की सहमति, प्रियंका गांधी की सहमति और सोनिया गांधी की सहमति जरूर होगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अध्यक्ष बदलने की जो कवायद है वो भी लगभग शुरू हो चुकी है, और इसमें कई नाम आ रहे हैं। इसमें रंजीता रंजन का नाम एक बार फिर सबसे ऊपर चल रहा है, और रंजीता रंजन को यदि बिहार का कमान दिया जाता है तो वो बिहार को अच्छी तरह से जानती भी हैं, बिहार में पली बढ़ी हैं। उनके साथ एक और समाज जुड़ जाएगा जी, पंजाबी समाज, और सबसे बड़ी बात है महिला कार्ड खेल जाएगा, महिला कार्ड भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ उनको कांग्रेस को गिफ्ट में एक व्यक्ति मिलेगा जिसका नाम है पप्पू यादव, और पप्पू यादव वो पप्पू यादव नहीं जो निरंकुश होते हैं, वो पप्पू यादव जो रंजीता रंजन के पति हैं, उस रूप में वो सहयोग करेंगे। और रंजीता रंजन पप्पू यादव कैसे यूज करना है वो अच्छी तरह से जानती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियां बन रही हैं। इसके अलावा और भी कई नाम हैं, उन नामों पर भी चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कांग्रेस बदलती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस बदली तो बहुत कुछ बदलेगा। चलिए देखिए, तो इसी बात का चर्चा गर्म था कि कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और कांग्रेस अपने संगठन में बदलाव करेगी तो अखिलेश सिंह की छुट्टी लगभग तय है। पप्पू यादव और उनकी पत्नी की एंट्री कांग्रेस में होने जा रही है। इस चर्चा गर्म में इतना ही, लेकिन अन्य चर्चाएं जो गर्म होंगी बिहार की राजनीति की, उस पर हम बाबा के साथ जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत होगी। अपनी राय आप कमेंट में रखिएगा।
देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।